एक इंटरव्यू ने आपका ज़हन बदल दिया और फिर आपने एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखा। पाकिस्तान में ना अक्सर इन बच्चों को जहनी मरीज समझ लिया जाता है। शुरू के 6 से 12 महीने किसी भी स्टार्टअप की ज़िंदगी में हार्डेस्ट टाइम होता है स्टार्टअप्स में बहुत मुश्किल दिन आते हैं। एंड यू आर लाइक कि मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया। बस यही गोल होता है कि वैल्यू क्रिएट करूं। सीईओ को तो ज़्यादा फोकस R&D की तरफ होना चाहिए। डेवलपर सेंट्रिक अप्रोच नहीं रखनी होती, आपको एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच लानी पड़ती है। वाकई अभी भी रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ब्रूटल होना है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोग इतना क्यों नहीं, उसको सपोर्ट क्यों नहीं करते? फीडबैक सी ना ग्रेट प्रोडक्ट्स बनाती है। और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? जो सोसाइटीज ज़्यादा ग्रो करती हैं उसके अंदर सोशल एंटरप्रेन्योर ज़्यादा होते हैं। किस किस्म का कल्चर आप एज अ बिजनेस ओनर अपनी एंटिटी के अंदर बना रहे हैं? वी डू नॉट एक्सेप्ट चैरिटीज डोनेशंस। वो क्या एक चीज़ है जो आपको एज अ स्टार्टअप फाउंडर रातों को जगा के रखती है? हमारी टेक बेस्ट है दुनिया के अंदर। अच्छा, इस सफ़र के अंदर मुश्किलें तो आती हैं। कंपनी कुछ नहीं होती, लोग होते हैं। अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं? मैं चाहता हूँ उस रोबोट को मिलियंस ऑफ बच्चों तक पहुँचे। वो शार्क टैंक पाकिस्तान में जाना हुआ, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एंटरप्रेन्योर का मकसद ही यही होता है कि मुश्किलात को सॉल्व कर सके। क्वालिफाई करते हैं अपने आप को एज अ शार्क कहलाना, जिन्होंने खुद ब्रांड्स क्रिएट करी हैं, अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुँचे। वेंचर कैपिटलिस्ट है, उसमें से कोई भी जो था कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है जिसकी कोई अपनी पर्सनल स्टोरी हो। पाकिस्तान की इकोसिस्टम में कुछ किया, वरना बाहर तो सभी बन जाते हैं। सक्सेस और फेलियर आपके ऊपर और आपके फैसलों के ऊपर वो डिपेंड करता है। कौन सी एक क्रिटिकल मिस्टेक है जो आपने अपने स्टार्टअप कैरियर के अंदर करी? मेहनत का सिला ना जाया नहीं जाता कभी भी। कभी आपने सोचा है कि एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट में दिलचस्पी लेता हो, एक दिन एक ऐसे स्टार्टअप का फाउंडर बन जाएगा जो ऑटिज्म जैसे सेंसिटिव इशू पर काम कर रहा हो? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, मोहम्मद अली अब्बास की, जो सीईओ और फाउंडर हैं हैप्रो के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील शेख एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द नैशकास्ट। उनकी जर्नी भी किसी आम पाकिस्तानी स्टूडेंट जैसी शुरू हुई। बहरिया कॉलेज में प्री इंजीनियरिंग, यूआईटी से फर्दर एजुकेशन, रोबोटिक्स का क्रेज़ और सपने जो सिर्फ बुक्स तक नहीं, रियल दुनिया में भी कुछ कर दिखाने के लिए थे। इनिशियली उनका प्लान था किसी अच्छी जॉब का, लेकिन एक छोटी सी कन्वर्जेशन ने उनकी सोच ही बदल के रख दी। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया व्हाट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम फॉलोइंग योर ड्रीम्स, तो उन्होंने डिसाइड किया इट्स टाइम टू फॉलो माई ड्रीम्स। उसी जज्बे ने जन्म दिया हैप्रो को, एक ऐसे मिशन को जहां एआई और रोबोटिक्स का इस्तेमाल होता है उन बच्चों के लिए जो ऑटिज्म का सामना कर रहे हैं। टिम एक रोबोट जो ऑटिज्म जैसे स्पेक्ट्रम पर मौजूद बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसका मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, इम्पैक्ट क्रिएट करना है। पाकिस्तान में जहां इस तरह के सॉल्यूशंस की कमी है, वहां मोहम्मद अली अब्बास ने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक विजन डेवलप किया है। स्टार्टअप जर्नी इतनी आसान नहीं होती, ना जॉब एक्सपीरियंस, ना इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस, लेकिन अब्बास ने हर चैलेंज को एक सीखने का मौका बनाया। स्टार्टअप्स के प्रोग्राम अटेंड किए, एंटरप्रेन्योरशिप सीखी, सबसे इम्पॉर्टेंट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे तवक्कल रखा। आज वो एक सीईओ हैं जो रिसर्च भी करते हैं, टीम को लीड भी करते हैं और हर दिन नए लोगों से मिलकर नए आइडियाज़ भी एक्सप्लोर करते हैं। उनकी कहानी सिर्फ रोबोटिक्स और एआई तक लिमिटेड नहीं, ये कहानी है फेथ की, रेजिलियंस की, एक जेन्युइन मिशन की जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए है। तो चलिए इंस्पायरिंग सफ़र का हिस्सा बनते हैं, जहां हम सीखेंगे कि इनोवेशन सिर्फ सिलिकॉन वैली में नहीं, हैदराबाद और कराची गलियों से भी जन्म ले सकती है। और कभी कभी एक अच्छी नीयत, एक ऑनेस्ट आइडिया और थोड़ा सा करेज दुनिया बदल सकता है। सो लेट्स डाइव इनटू इट। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, कमेंट्स में हमें अपनी आरा से आगाह करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। चलें शुरुआत से शुरू करते हैं। अपने बारे में बताएं, फैमिली बैकग्राउंड बताएं, एजुकेशन क्या रही और ये एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कैसे कदम रख दिया आपने? मैं हैदराबाद में पैदा हुआ और मैं कराची आ गया फिर ना। तो कराची में आया तो मैंने डिफरेंट स्कूल सर्च करना शुरू कर दिया। मैंने स्कूलिंग की यहाँ से और फिर मैंने कॉलेज चला गया, बहरिया कॉलेज कारसाज। अब बहरिया कॉलेज कारसाज में मैंने प्री इंजीनियरिंग ली, तो मेरी इंजीनियरिंग की लाइन फिर बन गई थी एक तरह से। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में जब सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किए, तो रोबोटिक्स में आई एम वेरी इंटरेस्टेड और मैंने रोबोट्स के बारे में फिर आप कह लें स्टडी करना शुरू कर दिया, एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया
कि किस किस तरह के रोबोट्स होते हैं। और मेरा फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट था वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट, जिसमें वो कम्प्लीटली बात करता था, सेंसर्स थे, चलता था, फिरता था। तो ये रोबोट मैंने बना लिया और फिर मैंने इसकी एप्लीकेशन भी सर्च करना शुरू की। तो मैंने देखा ये तो बहुत एक कॉस्टली बिजनेस है, ये तो कभी भी हो नहीं सकता। तो एंटरप्रेन्योरशिप मेरे रडार में कभी भी नहीं रही थी। तो मैंने ना जॉब इंटरव्यूज़, जैसे कि एक टिपिकल फ्रेश ग्रेजुएट होता है अपने जॉब इंटरव्यू सर्च करना शुरू कर देता है, मैंने भी यही किया। और मैं फिर मिला फॉर्चुनेटली टच पॉइंट के सीईओ के साथ। तो उन्होंने बहुत अच्छी सी मुझसे कन्वर्सेशन की, मुझसे पूछा ड्रीम क्या है। तो मैंने बताया रोबोटिक्स पे काम करना, रोबोट्स के प्रोजेक्ट बनाना। तो मैं इस तरह एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में जो है वो एंटर हुआ। अच्छा, बहरिया कॉलेज के अंदर जब आपने प्री इंजीनियरिंग ली तो उस वक्त माइंड में क्या था कि कौन सी इंजीनियरिंग को जाके परस्यू करूँगा? उसी वक्त आपके जहन में क्लियर था कि शायद रोबोटिक्स की तरफ जाना है? नहीं, उस टाइम में मेरे जहन में क्लियर नहीं था। जब मैंने प्री इंजीनियरिंग ली तो बस ये था कि सब लोग प्री इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, तो मैं भी उसी, कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे आप चल पड़ते हो, तो मैं भी उसी लाइन में चल पड़ा कि जहाँ सब जा रहे हैं तो मैं भी उसी लाइन में चल देता हूँ। तो प्री इंजीनियरिंग कोई ऐसा शौक नहीं था, लेकिन मैं एज अ इंडिविजुअल हार्ड वर्किंग बहुत था। मैंने ये मुझे मालूम था अगर मैं प्री मेडिकल में भी गया मैं वहाँ भी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करूँगा, अगर तो मैं कॉमर्स में गया तो मैं वहाँ भी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करूँगा, बिकॉज पढ़ने की एक आदत थी। और स्कूल लाइफ में मैंने तकरीबन मोस्टली फर्स्ट पोजीशंस ली थी, तो मैंने सोचा था कि ये मैं कर लूँगा। तो इसी तरह मैं प्री इंजीनियरिंग में भी आ गया। अच्छा, यूआईटी में जब आप पहुँचे बहरिया कॉलेज से निकल के, जहाँ हमने प्री इंजीनियरिंग ली थी यूआईटी के अंदर, फिर से आप इंजीनियरिंग करने आए थे, तो वहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपने सोचा हुआ था कि जॉब करनी है, बट आई गेस एक इंटरव्यू ने आपका जहन बदल दिया और फिर आपने एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखा। जब मैं यूआईटी में ही था तो मैं ये सोचता था कि मैं भी किसी एक टॉप कंपनी के अंदर रोबोटिक्स की मैं जॉब करूं, या बस कुछ करने का इरादा था। लेकिन जब मैं गया एक जॉब इंटरव्यूज़ के लिए तो वहाँ पर एक अनयूजुअल सा एक्सपीरियंस हुआ। मैंने उन्हें अपने ड्रीम के बारे में बताया, पैशन के बारे में बताया, अपने बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि क्या चीज़ रोकती है तुम्हें अपने ड्रीम फॉलो करने से। और मैंने बताया इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने बोला अगर इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो। फिर उन्होंने पूछा कि और क्या चीज़ रोकती है। मैंने कहा टीम। उन्होंने कहा अगर आपको टीम भी मिल जाए तो। फिर इसी तरह से मैंने कहा फिर तो कुछ भी चीज़ नहीं रोकती। फिर उन्होंने कहा कि ये अगर आपको टच पॉइंट सपोर्ट करे। तो मैंने कहा, मैं सोच में पड़ गया। मैंने बोला ये तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट लाइन है। मैं घर गया, मैंने सोचा मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कि मैं किस तरह से करूँगा सारी चीज़ें। फिर मैंने एक प्लान बनाया और एक एंटरप्रेन्योरशिप की आप कह लें दुनिया में एंटर हुआ। मैं इस तरह से इस लाइन में आया। हैप्रो का आइडिया कैसे आया और कौन सा ऐसा मसला है कोर जॉब्स से हल कर रहे हैं? हैप्रो का मतलब है हैप्पीनेस एंड ग्रोथ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने एक रोबोट बनाया था और मुझे उसी को एक कमर्शियल लेवल पे लेके जाना था। तो उस रोबोट का नाम है टिम। और वो ऑटिज्म के शिकार जो बच्चे हैं पाकिस्तान में उनकी हेल्प कर रहा है, और दुनिया भर में हम इस रोबोट को लेके जाना चाहते हैं। ये रोबोट का आइडिया मुझे इसी तरह से आया था। मैंने एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखी थी दी गुड डॉक्टर, वहाँ से मुझे ऑटिज्म के बारे में पता लगा और मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने ना इन बच्चों को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। मगर सुनकर अक्सर अफसोस होता है जब मालूम होता है कि पाकिस्तान में ना अक्सर इन बच्चों को जहनी मरीज़ समझ लिया जाता है। बस यही वजह थी कि मैंने सोचा अब हमने एक रोबोट बनाना है और इन बच्चों की हेल्प करनी। देखिए, अगर आप रोबोटिक्स की दुनिया में कदम रखते हैं तो बहुत सारे फंक्शंस आपके सामने खुल रहे हैं। आप किसी भी चीज़ की रोबोट बना सकते थे। वाई एग्जैक्टली ऑटिज्म क्यों? ऑटिज्म के लिए कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड रोबोट पाकिस्तान में था नहीं, और दूसरे जो रोबोट्स हैं ना ग्लोबली वो एग्जिस्ट करते थे। बीइंग अ पाकिस्तानी, मैंने भी सोचा कि पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट जो कि लोकली पाकिस्तान में बनी हुई हो, तो ये एक कह लें दर्द था और एक सोच थी कि यार कुछ करना है। और वो हमने उस आइडिया को रियलिटी में लेकर आए, और गोल यही है कि इस प्रोडक्ट को अब ग्लोबल लेवल तक
लेकर जाना है। अच्छा, शुरू के 6 से 12 महीने किसी भी स्टार्टअप की ज़िंदगी में हार्डेस्ट टाइम होता है, तो आपने कौन कौन से मसलों का सामना किया है इस वक्त में? बिल्कुल, क्योंकि मेरी कोई प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे कि किस तरह से आपने अपने स्टार्टअप्स को रन करना है। तो मैंने डिफरेंट प्रोग्राम्स अटेंड किए, जिसमें से मैं लम्स यूनिवर्सिटी भी गया और भी कुछ डिफरेंट सोशल प्रोग्राम्स थे जिसमें आपको एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो मैंने वो कंप्लीट की, उनसे मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया कि मैं अपने स्टार्टअप्स को बहुत अच्छी तरह रन कर सकता हूँ, और बस यही वजह थी कि है ना मुझे इसमें सपोर्ट मिली। अच्छा, ये तो आपने बताया बिजनेस शुरू करने से पहले की ट्रेनिंग, क्या आप यूनिवर्सिटीज़ गए, आपने ट्रेनिंग ली, लर्न किया कैसे काम होता है, कैसे करना है। बट बिजनेस शुरू करने के बाद शुरू के 6 महीने 12 महीने जब आप पूरा डेवलप कर रहे होगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे एंड यू आर लाइक कि मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया, वो टाइम कैसे हैंडल किया आपने? बड़ा लो टाइम होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ मुझे हमेशा अगर मुश्किल टाइम में मुझे किसी ने बाहर निकाला है तो वो है तवक्कल, अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल करना कि आप बिलीव करते हो अल्लाह ताला जो है वो आपको मुश्किलों से निकाल देंगे अगर आप वर्क हार्ड कर रहे हो अच्छी इंटेंशंस के साथ। तो मैं ये हमेशा सोचता था यार मैं एक अच्छी नीयत के साथ काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ अपनी, तो क्यों रिजल्ट नहीं आएगा। मालूम है कि स्टार्टअप्स की जर्नी ऐसी ही होती है, स्टार्टअप्स में बहुत मुश्किल दिन आते हैं, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो बस यही सोचती और मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन में खुद को देता रहता था और फेथ था। बस यही जर्नी मेरी रही और स्टिल भी आज भी और आगे का भी मैं यही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है आपके पास मुश्किल टाइम नहीं आएगा। क्या पता मुश्किल टाइम आपका चल रहा हो या आपके ऊपर आगे आने वाला हो, लेकिन यह है कि आपको अपना फिल्म बिलीव रखना है और आपको परसिवेरेंस जो होती है वो नहीं छोड़नी, इसी में आपको सक्सेस मिलेगी। अब एज अ फाउंडर और एज अ CEO ऑफ अ स्टार्टअप एक बिजनेस डे कैसा गुजरता है ज़िंदगी के अंदर? एक बिजनेस डे ऐसा गुजरता है कि रोजाना की बेसिस में ना आपको नए नए लोगों से मीटिंग्स करनी होती है और मीटअप करना होता है। मिलके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं था। बिकॉज जाहिर है आपको नए लोगों से मिलना है, उनसे आपको एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करना है, बिजनेस की बात करनी है और भी चीज़ों को डिस्कस करना है। तो यू हैव टू बी लाइक, एक तरह से आपको एक्सट्रोवर्ट या आपको टॉकेटिव बंदा बनना पड़ता है। तो मैं इस तरह नहीं था, लेकिन जाहिर है आपने खुद को चेंज लाना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो मेरा टिपिकल डे इसी तरह गुजरता है, नए लोगों से बातचीत करके, उनकी एक्सपीरियंस से लर्न करके मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ उनकी लाइफ में या वो क्या ऐड कर सकते हैं वैल्यू इन माई लाइफ। तो बस यही गोल होता है कि वैल्यू क्रिएट करूँ। अच्छा, एज अ इनोवेशन कंपनी CEO आपको नहीं लगता कि CEO को तो ज़्यादा फोकस R&D की तरफ होना चाहिए, या फिर उसे अपने R&D के टीम के साथ बैठ के डेली नए नए आइडियाज डिस्कस करना चाहिए, उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए? बिल्कुल, ये भी होता है डेली बेसिस के ऊपर, लेकिन ये स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप डिफाइन करते हैं। लेकिन शुरू में जैसे था मैं बहुत ज़्यादा आप कह लें टीम के साथ हुआ करता था, लेकिन जब आपको सेल करना है ना तो यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम द बॉक्स। आपको अपने जगह से बाहर निकलना पड़ता है और रिसर्च में भी आपको जाना पड़ता है, जो कि आपकी रिसर्च में वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। तो शुरू में डेफिनेटली बैठना पड़ता है और वी आर एन AI एंड रोबोटिक्स कंपनी, तो रिसर्च बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है हमारे काम में। तो ज़रूर टीम के साथ भी बैठना पड़ता है, ये भी एक पार्ट ऑफ द टाइम है। और डिफरेंट पार्ट हैं और एरियाज हैं जिसमें आपको काम करना पड़ता है एज अ CEO। अगर आप फाइनेंस पे काम कर रहे होते हैं तो देखते हैं सेल्स आपके पीछे हो रही है, सेल्स पे काम कर रहे होते हैं तो कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली टीम में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो मल्टीपल एरियाज ऑफ फोकस होते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द नीड के बिजनेस की अभी करंट नीड क्या है, उस हिसाब से आपके जो डेज हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं और इंगेजमेंट आपकी उसी तरह से बन रही होती है। अच्छा, आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट फिलॉसफी क्या है जब आप नए नए फीचर्स ऐड कर रहे होते हैं, नए नए टूल्स ऐड कर रहे होते हैं प्रोडक्ट के अंदर? प्रोडक्ट डेवलपमेंट की मेरी फिलॉसफी यह है कि यूज़र फ्रेंडली हो और वैल्यू क्रिएट हो रही हो, क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट यूज़र फ्रेंडली नहीं है तो वो किस तरह से वैल्यू ऐड करेगा। यूज़र कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम खुद को इमेजिन करें तो हम भी कोई ऐप यूज़ कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार ये क्या किया हुआ उन्होंने। तो इस तरह से आप देखते हो कि प्रोडक्ट में लूप होल्स कहाँ पर है। एक
डेवलपर सेंट्रिक अप्रोच नहीं रखनी होती है, आपको एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच लानी पड़ती है कि आपको उस शू में उतरना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है कि किस तरह से चीज़ें होंगी या क्या चैलेंजेस है। तो फिर मैं खुद भी इसी तरह से करता हूँ। और फीडबैक कैसे कलेक्ट करते हैं यूज़र से, और ये कैसे इंश्योर करते हैं कि हम वाकई अभी भी रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? एज अ फाउंडर ना आपको ब्रूटल होना है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। जब फीडबैक्स की बात आती है तो फीडबैक्स आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लेनी है, बिकॉज फीडबैक्स ही ना ग्रेट प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो मैं यही करता हूँ, जब फीडबैक्स आती हैं तो उनको बहुत एक्टिवली और अटेंशन देता हूँ कि ये क्या फीडबैक्स हैं, और कोशिश करता हूँ सैम्पल साइज बढ़ाऊँ अपनी फीडबैक का। अगर सेम फीडबैक आपको हर जगह से आ रहा है ना, तो इट मीन्स कि वो चीज़ आपकी रिजॉल्व होनी चाहिए एट फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मैं खुद भी कोशिश करता हूँ देखूँ चीज़ों को और फिर ना उसको रिजॉल्व करूँ। फीडबैक का मैं, जैसे आपने सवाल पूछा कि फीडबैक को मैं किस तरह लेता हूँ, तो मैं फीडबैक को हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेता हूँ। मैं ऐसा बंदा हूँ, शायद अगर आप मुझे अभी कुछ कहने लग जाएंगे ना फीडबैक के बारे में, क्या है मैं आपको फीडबैक देता हूँ आपके बोलने के बारे में, आपके काम करने के बारे में, तो मैं सुनने लग जाऊँगा आपको, और मैं देखूंगा कि आपने जो बातें की हैं आइदर वो हैं या नहीं है, और उस पर मुझे वर्क करना चाहिए, बिकॉज फीडबैक्स ही आपको बनाती हैं। अगर कोई आपकी बिला फालतू में तारीफ़ करे जा रहा है या आपके प्रोडक्ट को कहे जा रहा है कि यार तू तो रॉकेट है या तुम्हारी प्रोडक्ट रॉकेट है, तो वो आपकी कभी हेल्प नहीं होगी। जो चीज़ रियलिटी आपको बता रहा है ना, जो रियलिटी आपको बता रहा है, दैट्स द की थिंग। अच्छा, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को आप पर्सनली कैसे लेते हैं? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो ऐसी प्रॉब्लम, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, ऐसी जिससे सोसाइटी बेनिफिट हो रही है। जैसे हम जिस पे काम कर रहे हैं इससे सोसाइटी इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, सोसाइटी में बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगी ये। और सोशल एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा होने चाहिए सोसाइटी में। जो सोसाइटीज़ थराइव करती हैं या जो सोसाइटीज़ ज़्यादा ग्रो करती हैं उसके अंदर सोशल एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा होते हैं। इसी तरह हमने देखा होगा कि ग्लोबली जो कंट्रीज़ हैं वो किस तरह से अहमियत देती हैं अपने सोशल एंटरप्रेन्योर्स को, और डिफरेंट कंपनीज़ का बाकायदा एक कोटा होता है जिसके अंदर वो चीज़ें परचेज करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर कंपनीज से, जो कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड कंपनीज होती हैं, वो उससे ही अपनी चीज़ें लेते हैं। मगर पाकिस्तान में आपने देखा होगा ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलता कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। आप किसी से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये क्या चीज़ है। ये फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है लेकिन इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं सोसाइटीज़ में। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर तो लोग बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं डोनेशंस पे, हेल्पिंग अदर्स एंड ब्ला ब्ला एंड सो ऑन। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोग इतना क्यों नहीं, उसको सपोर्ट क्यों नहीं करते? बिकॉज वही बात है, पॉलिसीज बनी नहीं है, अवेयरनेस इतनी नहीं है लोगों में, इंफॉर्मेशन इतनी नहीं होती, तो दैट्स वाई वो थोड़े से पीछे होते हैं। रही बात डोनेशंस की और चैरिटीज़ की, तो वो इस वजह से लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर, बिकॉज ज़कात भी एडअप हो जाती हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें एडअप हो जाती हैं उसमें, तो वो उस कंपनीज़ को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन वी आर फॉर प्रॉफिट कंपनी, और उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि ये जो कंपनीज होती हैं डोनेशंस को एक्सेप्ट नहीं करती। वी डू नॉट एक्सेप्ट चैरिटीज डोनेशंस, वी ओनली एक्सेप्ट कि आप वैल्यू क्रिएट करें, आप आएँ सपोर्ट करें। जैसे कि कोई भी डोनर है, अगर मैं उसको कहता हूँ आप 100 बच्चों पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप 3 रोबोट या 4 रोबोट्स आप लगा सकते हैं, तो सोचें कितना इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। दिस इज़ नॉट अ डोनेशन, दिस इज़ नॉट अ चैरिटी, आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस है सोशल एंटरप्रेन्योर कंपनी के अंदर और एक डिफरेंट कंपनी में। और हमारी कंपनी इस वजह से भी नहीं हो सकती बिकॉज इसमें कॉन्स्टेंट रिसर्च इन्वॉल्व होती है। तो जब आपको एक्सीलेंस अचीव करनी होती है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना होता है, आपको इस तरह ही कंपनी को चलाना होता है। अच्छा, आप डिटेल में बताएंगे कि आपका रोबोट बेसिकली बच्चों को कैसा एक्सपीरियंस देता है और उनकी कौन सी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकता है? हमने 3 एरियाज पे फोकस किया हुआ है, लर्निंग, कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स। रही बात लर्निंग की, तो हमारे पास जेस्चर कंट्रोल गेम्स हैं। जेस्चर कंट्रोल गेम्स वो होते हैं जो कि बच्चों के हाथ के इशारों से प्ले होते हैं। इसके अंदर मल्टीपल एजुकेशन बेस्ड गेम्स हैं
जिससे बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, मेमोरी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं बच्चों की, तो हम इन गेम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। लर्निंग इनसे बच्चों की ओवरऑल इन्हेंस कर रहे हैं, बिकॉज एक चैलेंज होता है इन बच्चों को पढ़ाना। फिर एट द सेम टाइम सोशल स्किल्स को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सोशल स्टोरीज हैं, चीज़ें हैं जिसके अंदर वो बच्चों को सिखा रहा होता है। सोशल स्किल्स बेटर हो रही हैं बच्चों को कि कैसे बात करनी है, किससे क्या चीज़ करनी है। लास्टली हम लोग कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर रहे हैं, ये बच्चों से कम्युनिकेट भी करते हैं उनकी ज़बान में। तो हमने इन 3 पैरामीटर्स पे फोकस किया है और एट द सेम टाइम हम पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को किस तरह वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आपने बताया था कि आपका रोबोट है वो स्पेसिफिकली कुछ स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं, उनके लिए ज़्यादा अफेक्टिव है। तो उस स्पेशलाइजेशन को ज़रा डिफाइन करेंगे, क्या ऐसा बच्चों में मुख्तलिफ होता है? हर बच्चों की ना नीड्स डिफरेंट होती हैं और डिफरेंट स्टेजेस पे होती हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशंस करते हैं। अब जैसे कि ये जो टिमटिम है, ये एज एन AI ट्यूटर भी स्कूल्स में, मेन स्ट्रीम स्कूल्स में, एजुकेशन सेंटर्स में यूज़ हो सकता है और यूज़ हो भी रहा है। तो हम उसकी नीड्स के हिसाब से, हम उनकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से इसके अंदर चेंजिंग्स कर देते हैं और फिर वो डिफरेंट नीड्स को कैटर करते हैं। अच्छा, आम बच्चों में और आपके टारगेटेड ऑडियंस के अंदर क्या फ़र्क है? उनमें फ़र्क ये है कि जो ऑटिज़म के शिकार बच्चे होते हैं ना, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, सोशलाइज नहीं कर पाते। इनके डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं क्योंकि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ये। और नॉर्मल बच्चों के बेसिकली पढ़ाई में कोई पीछे होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है। इस चीज़ से इनेबल करने में उसके रिजल्ट्स जो है ना, वो इम्प्रूव हो जाएंगे। तो हैप्रो का क्या सोशल कॉन्शियस मिशन है फ्यूचर को लेकर, और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? हैप्रो का जो मिशन है ना, कि सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, हमें उसको अपनी एक्सपर्टीज़ एज एन AI एंड रोबोटिक्स कंपनी सॉल्व करना है। हमें ग्लोबल लीडर बनना है कि हमारी टेक बेस्ट है दुनिया के अंदर। और ये हम इंशाल्लाह ताला, हमारा एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है टिमटिम। एक और रोबोट अभी हमने बनाया है जिसका नाम है UVC स्टरलाइजेशन रोबोट। UVC स्टरलाइजेशन रोबोट एक प्रूवन टैग है जो कि 99% ऑफ द बैक्टीरियाज को किल कर देता है विद इन सेकेंड्स। तो ये टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल्स, फूड सेक्टर, जहाँ पर ख़ास करके हाइजीन का एक बहुत बड़ा मैटर है और क्रिटिकल इशू है, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसकी हमने R&D कंप्लीट कर ली है, प्रोटोटाइप भी बन गया है और अभी हमने ये एक इम्प्लीमेंट भी कर दिया कराची के हॉस्पिटल में। टारगेट ये है कि मज़ीद हॉस्पिटल्स को अप्रोच किया जाए और ये रोबोट सेल किया जाए, बिकॉज इट रियली हेल्प्स अ लॉट और काफ़ी सारे मसले सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इस रोबोट के बारे में और बताएंगे, ये फंक्शन कैसे करता है? किसी खास जगह पे रख देना होता है या इसको मूव करवाना होता है? इसको ख़ास जगह पे आप रख देते हैं, फिर ये मूव होता है और फिर जो है इसकी लाइट, UVC जो एक लाइट है, उससे वो बेसिकली जब वो बैक्टीरिया पे पड़ती है, जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है। सिर्फ बैक्टीरिया या वायरसेस भी? वायरसेस भी। अच्छा, ये इंसानों के लिए ख़तरनाक तो नहीं है? जी, ये इंसानों के लिए डेंजरस है। तो इसमें ये होता है कि जब आप क्लीन कर रहे होते हैं सराउंडिंग्स को, तो उस टाइम पे आप इंसानों को दूर करते हैं। एक तरह से कि ये सब चले गए हैं तो आप फिर क्लीनिंग करते हैं उस जगह की। सो इट्स लाइक एक्सरे, जैसे एक्सरे के अंदर आपको काफ़ी प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे एक्सरे के लिए हमें काफ़ी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, रेस के लिए तो सेम हियर। अच्छा, किस किस्म का कल्चर आप एज अ बिजनेस ओनर अपनी एंटिटी के अंदर बना रहे हैं? मैं जिस कल्चर पे बिलीव करता हूँ वो है एक तरह से ओपन कल्चर, ओपन एनवायरनमेंट, जहाँ पर ना फ्रीडम हो। और मेरी खुद भी टीम मेंबर्स के साथ ऐसी बॉन्डिंग है जहाँ पर वो भी मुझे कुछ फीडबैक दे सकते हैं और मैं भी उन्हें कुछ फीडबैक दे सकता हूँ। बिकॉज जब आप फीडबैक्स लेते हैं, और लोगों को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। कंपनी कुछ नहीं होती, लोग होते हैं। सो इन द एंड इट्स ऑल अबाउट पीपल्स। तो आपने लोगों के साथ इन्वॉल्व होना है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कहीं आप कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, कहीं आप एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो एट द सेम टाइम आप सर्व ही कर रहे होते हैं। और फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी देख रहे होते हैं कि किस तरह से उनको भी मैनेज करना है। तो एट द सेम टाइम्स आपका जो होल रीज़न है वैल्यू क्रिएट करना और प्रोवाइड करना। तो मैं जिस कल्चर पे बिलीव रखता हूँ वो यही है कि सबके काम आओ और किस तरह से काम को बढ़ाओ।
लॉन्ग टर्म विजन क्या है आपकी नज़र में आपकी कंपनी के लिए, और वो क्या एक चीज़ है जो आपको एज अ स्टार्टअप फाउंडर रातों को जगा के रखती है? लॉन्ग टर्म विजन मेरा यही है कि मैं किस तरह ग्लोबली इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ AI और रोबोटिक्स के अंदर, बिकॉज यही चीज़ मुझे जगा के रखती है कि एक जो हमने स्टार्ट लिया था, एक सिर्फ आइडिया से स्टार्ट लिया था और एक रोबोट बनाया हमने, आज मैं चाहता हूँ उस रोबोट को मिलियंस ऑफ बच्चों तक पहुँचे। अगर जो भी हम कुछ कर रहे हैं, अगर रोबोट बना रहे हैं या कोई टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वो मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुँचे, उसको यूज़ करें और एक वैल्यू क्रिएट हो। तो मेरा गोल हमेशा यही रहा है और मेरा लॉन्ग टर्म विजन भी यही है कि मुझे इसको ग्लोबली मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचाना है और एक ग्लोबल लीडर बनना है एज अ कंपनी। अच्छा, इस सफ़र के अंदर मुश्किलें तो आती हैं, अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं उन दिनों में जब हालात ख़राब हो जाते हैं या मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, यू आर लाइक के अब मैं क्या करूं? तो हाउ यू कीप यूर मोटिवेटेड इन दीज सिचुएशंस? मुश्किलें तो आती हैं और स्टार्टअप फाउंडर की लाइफ का ये हिस्सा ही है। एंटरप्रेन्योर का मकसद ही यही होता है कि मुश्किलात को सॉल्व कर सके। मेरे लिए तो ये बड़ी अच्छी बात होती है, आप सुबह उठ रहे हैं और आपके पास एक प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, कितनी अच्छी फीलिंग है, आपके पास एक पर्पस है। तो जब आप उठ रहे हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप सोचें आप एक दिन उठ रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम्स होना बहुत अच्छी बात है लाइफ में। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप फिर कोशिश करते हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स और मुश्किलात आती हैं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसको रिटेलिएट करूं, मैं जो है उनको चेस करूं और उनको सॉल्व करूं। तो दैट्स हु आई एम। अच्छा, अभी थोड़ी देर से पहले आपका शार्क टैंक पाकिस्तान में जाना हुआ, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा शार्क टैंक में मैं गया, एक बहुत सारी एप्लीकेशन थी, उन एप्लीकेशंस में मैं सिलेक्ट हुआ, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी। बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर, जो भी एंटरप्रेन्योर होता होगा उसने शार्क टैंक शो कहीं ना कहीं देखा ही होगा। जब वो देखता होगा टीवी पर क्या है ना, यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसने शायद नहीं सोचा हो कि एक दिन मैं भी प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है और एक बहुत अच्छी आई थिंक अचीवमेंट होती है। तो वहाँ पे जाना इटसेल्फ एक अचीवमेंट थी, बट वहाँ से लर्न करना और वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी डिफरेंट था। बिकॉज पाकिस्तान में पहली दफ़ा आ रहा था शार्क टैंक, और आप देखेंगे कि वहाँ के जो शार्क्स थे वो ज़्यादातर वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, डिफरेंट उनके वेंचर्स हैं। मेरा आइडिया था, मैंने पिच किया वहाँ पर, मगर ये था कि किसी को एक टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस जो होता है और जिसके अंदर काफ़ी रिसर्च इन्वॉल्व होती है कि रोबोटिक्स किस तरह हेल्प करेगी ऑटिज्म के शिकार बच्चों को, तो वो उसके बारे में उन्हें पता नहीं था और उस रिसर्च के बारे में इतना आइडिया नहीं था। ये था कि मैंने कोशिश की, मतलब एक तरह से एक्सप्लेन करने की। मेरा एक्सपीरियंस फिर जो शार्क्स के साथ था वो फिर आप कह लें 50-50 था, तो मैं यही कहूँगा, बट ओवरऑल मेरा शार्क टैंक का एक्सपीरियंस अच्छा था। तो व्हाट डू यू थिंक कि शार्क टैंक जैसे प्रोग्राम के अंदर या शार्क टैंक पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम के अंदर VCs को होना चाहिए या ऐसे बिजनेसमैन को होना चाहिए जो क्वालिफाई करते हैं अपना को एज अ शार्क कहलाना, जिन्होंने खुद ब्रांड्स क्रिएट करी हैं, अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुँचे? मैं समझता हूँ शार्क टैंक्स के अंदर ना आपको आपके पास ऐसे बिजनेसेस होने चाहिए जिनकी एक अपनी पर्सनल स्टोरी हो, जो कि एक फाउंडर हो जो कि ऑलरेडी अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर चुके हो या उसकी एग्जीक्यूशन कर चुके हो, और वो भी बाहर नहीं, पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसी स्टोरीज आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं। और शार्क टैंक में भी आपने देखा ही होगा कि वो वेंचर कैपिटलिस्ट है, उसमें से कोई भी जो था कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है जिसकी कोई अपनी पर्सनल स्टोरी हो। मेरा तो ये मानना है कि इसके अंदर ऐसी स्टोरीज होनी चाहिए जिनको हम देख के इंस्पायर हो सकें कि ये वाकई वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने कुछ क्रिएट किया और कुछ बिल्ड किया है पाकिस्तान में। अच्छा, आपने एक और बात कही कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कुछ किया, राइट? सो आर यू ट्राइंग टू रेफर कि पाकिस्तान की इकोसिस्टम में कुछ किया, वरना बाहर तो सभी बन जाते हैं? नहीं, मेरा ये बिलीव है कि हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान में वो मेहनत डबल करनी पड़ती है। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ब्लॉकिंग फैक्टर्स भी हैं मौजूद। तो मैं जो पाकिस्तान में सक्सेसफुल किया है, मैं जो पाकिस्तान में सक्सेसफुल हुआ है, मैं उसको ज़्यादा हाई रेट करता हूँ। और मैं जब मेंटोर्स की भी बात आती है, जब आप देखते हैं किसी भी ऐसी इंस्पिरेशन को जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी।
बट ये है कि मैं लर्न करने की कोशिश करता हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर। मैं सबकी रिस्पेक्ट ही करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कोई इस तरह की पर्सनैलिटी मौजूद नहीं है, हम डिफरेंट देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात बताएं मुझे, आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ में डबल एफर्ट लगती है, तो उसकी क्या वजह? पाकिस्तान का स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना फ्रेंडली नहीं है। पाकिस्तान में डबल एफर्ट्स जब मैंने कहा कि लगती है, उसकी वजह यह है कि कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है। बिकॉज जब आपके इकोसिस्टम बनता है उसके अंदर प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको इनेबल करते हैं। अब जैसे कि एक सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या प्लेटफॉर्म्स है पाकिस्तान में जहाँ से वो इनेबल हो सके, जहाँ से वो अपनी वॉइस रेज कर सकें, गवर्नमेंट को भी पहुंचा सकें, अपने चैलेंजेस को बता सकें। अभी जो है वो NICs पे काम किया है गवर्नमेंट ने, जो कि बहुत अच्छा एक काम कर रहा है। लेकिन अदर देन दैट एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या काम हुआ है पाकिस्तान में? यही वजह है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस बन जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं। स्टार्टअप्स में वैसे ही बहुत मुश्किलें होती हैं, लेकिन यहाँ पर और डबल हो जाती हैं। लेकिन बाहर आप देखेंगे तो फेलोशिप्स प्रोग्राम्स, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं। एक जगह पे पता नहीं कितने कितने एंजल इन्वेस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। वहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर के लिए इजी हो जाता है। अगर एक आज के एंटरप्रेन्योर से मैं कोई पूछता हूँ कि आपने कितने लोगों को अपना बिजनेस पिच किया, तो उसका रिप्लाई होता है 5, 2, 3, लेस देन 10 के ही अंदर उसका रिप्लाई होता है। लेकिन अगर आप किसी बाहर के फाउंडर से बात करें तो वो बताएगा मैंने 50 लोगों को पिच कर दिया, 100 लोगों को पिच कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी कहाँ ज़्यादा हुई आपको इन्वेस्टमेंट मिलने की, या कहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हुई कि हाँ आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं? चांस ज़्यादा लोगों को पिच किया, ऑब्वियसली चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं उस एनवायरनमेंट में। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एनवायरनमेंट ईजी होता है, मुश्किल तो दोनों साइड होती है, पर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होने का पर्पज़ यही है कि आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है, और यहाँ पर वैसे हालत नहीं है। वैसे हालात नहीं। सही सही। अच्छा, लीडरशिप के जर्नी में आपको आपके बैकग्राउंड ने, ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ने कैसे सपोर्ट किया? लीडरशिप की जर्नी में मैं कहूँ तो मतलब मैं हमेशा इसमें आगे हो जाता था। मैं कभी भी खुद से बढ़ के नहीं आया। इनफैक्ट मैं अपने FIP के ग्रुप का भी लीडर था। मैंने कहा मुझे नहीं बनाओ भाई, मगर मेरे टीम वालों ने मुझे बना दिया। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर मुझे कोई ना कोई लीडर सेलेक्ट करके बना देता था। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि कहीं ना कहीं शायद मेरे अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ भी हैं। तो जब मैं ये सोचता था ना, तो मैं उसके लिए और मेहनत करता था। उम्मीदों में पूरा भी उतरूं। टैग कर रहा है या कोई मुझसे ये एक्सपेक्टेशन लगा रहा है ना, तो फिर मेरे ऊपर प्रेशर पड़ गया एक तरह से। और बीइंग अ लीडर लोग समझते हैं ये इजी चीज़ है और ये है और वो है, मगर ये बहुत मुश्किल चीज़ है। आपने सबको लेके चलना है, सब लॉन्ग टर्म पिक्चर देखनी है, और सक्सेस और फेलियर आपके ऊपर और आपके फैसलों के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो एज अ लीडर ना बहुत ओनरशिप और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो बहुत मुश्किल सीट है, मैं खुद से कभी भी नहीं लेना चाहता। लेकिन यह है कि जब आप बनते हो लीडर तो फिर आपको करना पड़ता है, आपको डिसिप्लिन में भी आना पड़ता है। मैं खुद इतना डिसिप्लिन नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं जो है वो हाईली डिसिप्लिन वाले जोन में आ जाऊँ। तो मैं कोशिश करता हूँ रोज़ाना जल्दी उठने की, अपना डे प्लान करने की, और फोकस करूँ चीज़ें जो है जल्दी उठ के। जो 5 AM क्लब है, कहते हैं कि बहुत सक्सेसफुल लोग जो है वो इस टाइम पे उठते हैं। तो मैं खुद ये कोशिश करता हूँ अपनी हेल्दी हैबिट्स को बढ़ा दूँ, पढ़ने की, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने की, स्किल्स लर्न करने की। तो मैं इस तरह से फिर कोशिश करता हूँ, और जितना बेस्ट होता है वो मैं अपना प्रेशर मैं खुद के ऊपर अप्लाई करता हूँ। और मैं इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेता हूँ। अगर जब कोई मुझे ये भी करने को कह देता है, ये भी करने को कह देता है ना, तो मैं फिर उसको वो नहीं लेता कि नहीं यार ये सब काम मैं ही करूँ। सही बात। मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि अच्छा है, मुझे नई चीज़ लर्न करने को मिल रही है, मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ। अभी तो मैं यंग हूँ, मैं तो खुद को स्ट्रेच कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास तो वो एनर्जी है कि वो मैं मैच कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ वो एनर्जी रहती है थ्रू आउट द डे। मैं सुबह उठता हूँ और फिर मैं एंड में भी देखता हूँ, फिर मुझे कहीं ना कहीं खुद को शट डाउन करना पड़ता है कि नहीं यार अब बस हो गई, सो जाओ, नया डे स्टार्ट होगा, बस कल की कल देखेंगे। सही सही। अच्छा, कौन सी एक क्रिटिकल मिस्टेक है जो आपने अपने स्टार्टअप कैरियर के अंदर करी
और कैसे बाउंस बैक किया उससे? मिस्टेक्स हम सब करते हैं, लेकिन मिस्टेक्स से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई थिंक की होंगी, मैंने भी काफ़ी मिस्टेक्स की होंगी और अब मैंने फिर रियलाइज़ किया होगा कि नहीं यार ये मैंने गलत की। लेकिन जब तक आप वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो वो आप लर्न भी नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि वो मिस्टेक्स भी ना आपके लिए ज़रूरी होती हैं। या तो आप मिस्टेक्स को एक्सपीरियंस करके वो एक्सपीरियंस लेते हैं, या आप किसी एक्सपीरियंस बंदे से उसका एक्सपीरियंस लेते हैं। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि एक्सपीरियंस लोगों के साथ ना कॉन्वर्जेशंस हों, ताकि मैं उनकी मिस्टेक्स और उनके फेलियर्स से सीख कर वो मिस्टेक्स ना करूं, ताकि मैं बच जाऊं। बट ये है कि आप खुद से भी एक्सपीरियंस करते हो तो वो भी एक लर्निंग है। तो इन दी एंड और एंड ऑफ द डे हर चीज़ ना लर्निंग पे आके ख़त्म होती है, और आपने है ना माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। अगर आपके 10 वेंचर्स भी फेल हो गए ना तो आपने घबराना नहीं है। आपने यही सोचना है कि यार अब मैं क्या आप विन करते हैं या लर्न करते हैं? हाँ, या विन करते हैं या लर्न करते हैं, मोहम्मद रिजवान की जो स्ट्रेटेजी है। तो लोगों ने इसका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन पर्सनली मैं अगर बात कहूँ तो ये 100% दुरुस्त बात है। सही बात। या तो आप विन करते हैं और या तो आप लर्न ही करते हैं। बट माइंडसेट भी होना चाहिए लर्न करने का। माइंडसेट भी होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान टीम तो वो फिर हारती आ रही है, कहीं और कन्वर्सेशन निकल जाएगी। मगर लर्निंग फिर वो नज़र आनी चाहिए। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि या तो आप विन करते हैं या तो आप लर्न करते हैं, लेकिन मेरी लर्निंग आपको नज़र नहीं आ रही, तो आप मुझे कहोगे यार तुम लर्न कहाँ कर रहे हो, तुम तो मतलब लूज ही लूज कर रहे हो। तो लूज ही लूज करना ना वो फिर आपका नज़र आ जाता है। तो मैं समझता हूँ सेम मिस्टेक्स ना दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। 10 बार हारना इज ओके, 12 बार भी हारना इज ओके, लेकिन अगर आप एक ही गलती की वजह से हार रहे हो, लेट्स से कि आप बोलते हो कि नहीं यार इस पिच पे फास्ट बॉलर खेलेंगे, लेकिन आप हर बार स्पिनर खिला दो, तो ये तो आपकी स्ट्रेटेजी की गलती है। तो मैं समझता हूँ आप इस तरह हारो कि जिसके अंदर वाकई आपको लोग कह सकें कुछ करके हारे हो, आप पायनियर हो। मैं समझता हूँ कि हार में भी इंसान की जीत होती है, जब वो पूरी कोशिश करता है, पूरी मेहनत करता है, लोग इंस्पायर होते हैं कि यार इतनी मेहनत करके हारा ही है। तो वो तो बड़ी सक्सेस है, और जीत जाए तो और क्या ही बात है। ठीक। अच्छा, कौन सी ऐसी बेस्ट एडवाइस है जो आपको आज तक अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में मिली है, जो आपको लगता है कि ये सबसे बेस्ट एडवाइस है जिसने मेरी आंखें खोल दी? बेस्ट एडवाइस मुझे जो मिली है ना, और मैं रिपीट भी करता हूँ जब मैं जाता हूँ, मेहनत का सिला ना ज़ाया नहीं जाता कभी भी। अल्लाह ताला ना सबकी मेहनत का सिला उसको देते, चाहे वो एथियस्ट हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो कोई दूसरे भी किसी भी मज़हब का हो, उस तक को सिला मिलता है। मुझे जो एडवाइस मिली, तो फिर मैं खुद सोचता हूँ कि यार मैं तो मुसलमान हूँ, मेरी मेहनत का तो मतलब और ज़्यादा सिला मिलेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड हूँ। जो मेरा बिलीव है, जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, जो मेरा फेथ है, और मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस को मैं उस पर डिपेंडेंट समझता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने काम काज छोड़ दो और आप बैठ जाओ। तो अपने एक्शंस पूरे लो सिंसियरिटी के साथ, लेकिन फिर आप फेथ रखो कि आपको इन द एंड कामयाबी मिलेगी। तो मेरा ये बिलीव है और मैं इसी तरह से ही चलता हूँ। अच्छा, कौन सा ऐसा एक फाउंडर है जिसे आप एज इंस्पिरेशन देखते हैं? मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एलोन मस्क, जो बेसिकली स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनीज, मेरे लिए वो इंस्पिरेशन क्यों है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो तो इतने सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, मतलब वह ही यही क्यों, और भी लोग होंगे। तो डेफिनेटली उस बंदे ने एक ऐसा काम किया है जिसको लोग बोल रहे थे ये बहुत मुश्किल है। मतलब बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है जिसने एक रॉकेट बनाया और फिर वो अपनी जगह पे आ रहा है। तो मैं भी मतलब देखता हूँ थोड़ा बहुत, तो इनोवेटिव है हमारा काम, बहुत डिफरेंट काम कर रहे हैं, लोगों को गलत प्रूफ कर रहे हैं, मतलब एक तरह से। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग, पॉजिटिवली गलत प्रूफ कर रहे हैं, पॉजिटिवली गलत प्रूफ कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती है उसकी पर्सनालिटी के, किस तरह से जो बंदा है उसने जो है वो चीज़ों को हैंडल किया।
और एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई जो कि दुनिया की बेस्ट कंपनी है अभी। तो बस वो मैं उससे काफ़ी इंस्पिरेशन लेता हूँ। और एक और भी बात है जो मुझे उसकी अच्छी लगती है कि वो कभी कन्विंस नहीं कर रहा होता लोगों को। मतलब उससे एक सवाल हुआ था कि है ना, आपने इन्वेस्टर्स को किस तरह कन्विंस किया था, बिकॉज आपकी कंपनी तो प्रॉफिटेबल नहीं थी। तो उसने कहा था आई रियरली कन्विंस इन्वेस्टर्स और ये और वो। तो मैंने कहा कि यार बंदे का और आप चेक कर रहे हो कि कितना उसको एक सेल्फ बिलीव है कि ये जो बना रहा है ये सक्सेसफुल होगी, और वो इतना टीज ही नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि मैं जो है ना क्या कन्विंस करूं। मतलब एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए आपको अपने ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर। और मेरी एक और भी लर्निंग है लाइफ की, यू ग्रो व्हेन यू लर्न टू से नो। नो कहना ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अब जब आप नो नहीं कहते ना, आपका टाइम भी बहुत ज़ाया हो रहा होता है। आप हर अपॉर्चुनिटी पे यस यस करते चले जाते हो, कहीं ना कहीं आप लॉस्ट हो जाते हो। तो नो कहना ना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, और आप ग्रो करते हो फिर। कोई एक फेवरेट टेक टूल या कोई प्रोडक्टिविटी हैक जो आप यूज़ करते हो? काफ़ी सारे हैं। एक की बात करूँ तो चैट जीपीटी बहुत कॉमन है, हम सभी करते हैं। चैट जीपीटी जो है वो बहुत एक स्मार्ट रोल प्ले करता है, बिकॉज एज अ आपको कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हो, आपको अपनी लीगल शीट्स स्कैन करनी हो, आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मॉनिटर करना हो, या एक पूरी रिपोर्ट को समराइज करना हो, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग टास्क है। चैट जीपीटी क्या करता है कि वो उसको क्विकली समराइज कर देता है। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, कुछ भी पीडीएफ से आप डिटेल्स निकाल लो, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा है। और मैं समझता हूँ जितनी भी वो चीज़ें हैं और जितने भी वो टूल्स हैं जिनसे आपका टाइम बच रहा है, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा टूल है, बिकॉज टाइम इज लाइक प्रीशियस। टाइम बहुत ज़रूर कीमती चीज़ है लाइफ में। अच्छा, कोई बुक, पॉडकास्ट या कोर्स जिसने बड़ा प्रोडक्टिव रोल अदा किया आपकी ज़िंदगी में? अगर मैं एक बुक अगर सजेस्ट करूँगा तो वो ये है, हु मूव माई चीज़। हम अपनी लाइफ में अक्सर फंसे हुए होते हैं कि नहीं यार यही करना है, यही करना है, और हम कभी भी दूसरी चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करते। मेरा ये एक फर्म बिलीव है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी सलाहियतें दी हैं। अगर कोई किसी डोमेन में फेल हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर डोमेन में फेल होगा, लेकिन हम अपना एक माइंड बना लेते हैं कि नहीं यार ये बंदा प्री इंजीनियरिंग का है तो इंजीनियरिंग में ही रहेगा। क्या पता आप सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा चीते हों। तो आपको ये घबराना नहीं चाहिए कभी भी, और डिफरेंट चीज़ों में ख़ुद को टेस्ट और ट्राई भी करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि यार मैं किस एरिया में बेस्ट हूँ। क्या पता आप बेस्ट क्रिटिकल थिंकर हो, क्या पता आप बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये चेक करना चाहिए कि मैं किस डोमेन में, किस स्किल में बेस्ट हूँ। और उस बुक के अंदर यही सीखने को मिलता है, हु मूव माई चीज़, कि एक बंदा होता है वो एक ही डोमेन में रहने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूसरे डोमेन को कभी एक्सप्लोर नहीं करता, बिकॉज इनसिक्योरिटीज़ होती हैं उसको। तो हमारी भी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते या लर्न नहीं करते। तो अडॉप्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल को अगर आपका जॉब रोल ख़त्म हो जाए ना, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप बोलो कि नहीं मैं और भी चीज़ें हैं कि मैं कर सकता हूँ, तलाश कर सकता हूँ। सो माइंड सेट इज़ एवरीथिंग। मेंटेलिटी, पॉजिटिव मेंटेलिटी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कोई एक वर्ड जो आपके लिए सक्सेस को डिफाइन करता हो? इम्पैक्ट, ये एक वर्ड है जो कि मेरे लिए सक्सेस को डिफाइन करता है। बिकॉज जब आप किसी की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो ये आप समझ सकते हैं और वो बंदा समझ सकता है कि ये क्या चीज़ है और ये इम्पैक्ट होता क्या है, वैल्यू क्या होती है। तो मेरा भी यही गोल है कि इम्पैक्ट क्रिएट करूँ लाइफ में, और एज अ कंपनी भी। और जब भी आप किसी के साथ हों, रिसोर्सफुल हों आप। मतलब मैं अगर आज आपके साथ हूँ या मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे आपके लिए रिसोर्सफुल रहना है, क्योंकि वो इंसान या वो कह लें वो चीज़ की कोई वैल्यू नहीं जो फिर वो यूज़फुल नहीं है किसी भी इंसानियत के लिए भी, या वैसे भी उसको लोग इतना देखते भी नहीं है। तो मेरी नज़र में तो यही है कि रिसोर्सफुलनेस और
इम्पैक्ट आपको क्रिएट करना है ऑल द सही टाइम। सही। अच्छा, मुझे तो आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई बिलीव हमारे ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बिल्कुल सेम ईयर, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया, और लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट मोर प्रोडक्टिव पॉडकास्ट में आपसे। इंशाल्लाह पॉडकास्ट आई थिंक अब हमारी होती रहेगी। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।